हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स प्रश्न, उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप पहले वीडियो में जो कि आज अपलोड किया गया है आरबीडी, उसके सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। आरबीडी के यानी कि जो खान सर का बुक है उसके सेट नंबर 2 को डिस्कस किया गया था और वहाँ पे भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब दूसरा वीडियो जो जारी होगा उसमें आपको आरबीडी के मैथ के जितने भी और रीजनिंग के सेट होंगे उसको कवर किया जाएगा और इसके अलावा फिर इस सेट नंबर 7 को कवर करने के बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 7 के सभी जीके जीएस प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ था, यानी कि कहाँ पे आयोजित हुआ था तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन देश रहा था। तो दोस्तों, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता देश बना था। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो 2022 आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। न्यूजीलैंड मेजबान रहा था और 2023 का मेजबानी किया गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। तो जब इसे साथियों शामिल किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय कुल 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है इसे पारित किया गया था। ठीक है, संविधान की अगर बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ था, तो प्रभावी हो गया था साथियों 26 जनवरी 1950 को, यह प्रभावी हो गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया था गरीबी हटाने पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना करेक्ट आंसर बनेगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे मूलभूत उद्देश्य था गरीबी हटाओ। आर्थिक संकट इस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आर्थिक संकट तथा तेज़ी से बढ़ती हुई उस समय की जो महंगाई थी उससे निजात दिलाने के लिए इस पंचवर्षीय योजना में कई सारे जो है स्कीम को, कई सारी योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे उसमें ग्रामीण गरीबों यानी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी गरीब थे तथा भूमिहीन किसान यानी कि ऐसे किसान जिनके पास बहुत ही कम मात्रा में ज़मीन थी या बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में जो भारतीय संविधान पूछा गया है, तो भारतीय संविधान में इसे लागू किया गया था वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर डी। 73वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण हुआ था और ऐसा करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक बना था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना था साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है। किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपाधि दिया गया या उपनाम दिया गया। तो इस नाम से जो है सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सरोजनी नायडू जो है उनका संबंध उत्तर प्रदेश से, भारतीय महिला है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है और उत्तर प्रदेश की वो राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विशप किस खेल से संबंधित है। देखिए खेल में विशप यूज किया जाता है, पूछा गया है ऐसा, है ना, किस खेल में विशप शब्द का यूज किया जाता है या विशप किस खेल से संबंधित है।
तो यह साथियों इसका संबंध शतरंज से है। शतरंज की अगर बात करेंगे तो यह सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी भारत से, इंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें कुल 64 वर्ग होते हैं। अगर आप चेस का बोर्ड देखेंगे तो उसमें कुल 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे साथियों खेती के साथ आपको पशुपालन शामिल किया जाता है, पशुपालन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही भाग होता है। इसमें ये निजी जो है, निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र है, इन सभी का सह अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे खमसिन के नाम से जानते हैं। देखिए, कई जगहों में, कई देशों में अलग अलग हवाएं चलती है तो उनका अलग अलग नाम होता है। प्रश्न में कह रहा है कि मिस्र में जो गर्म हवा चलता है, शुष्क हवा, तो जिस तरीके से भारत में चलता है तो आपको लू कहते हैं, जो राजस्थान से, पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान में इन करती है, फिर पूरे भारत में कई क्षेत्रों में मतलब ये फैलती है। उसी तरीके का यह गर्म शुष्क हवा चलता है मिस्र में और उसे खमसिन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? यानी कि वह प्रथम भारतीय जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करेंगे तो उन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत में मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है कि मार्केट में यानी कि बाज़ार में पैसा बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, यानी कि तरलता बढ़ जाती है। इस कारण से अगर सभी व्यक्ति के पास पैसा काफ़ी होगा और वस्तु कम होगी तो क्या होता है, वस्तु की दाम बढ़ जाती है। इसी कारण से महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के माने उस पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई का क्या काम होता है कि मार्केट से तरलता को कम करना। अगर तरलता कम करेगी यानी कि पैसे को वो खींचेगी अपने तरफ तो वापस लेगी तो कम पैसा होगा। अगर कम पैसा रहेगा तो कोई वस्तु को ईजिली तरीके से नहीं खरीद पाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ एक्सपेंस करने का होता है। जो जैसे मान लीजिए कि अपनी क्रय क्षमता जो होती है, तो क्रय क्षमता अगर मान लीजिए सबके पास पैसा होगा तो क्रय क्षमता में वृद्धि होगी, तो क्रय क्षमता कम हो जाती है। लिक्विडिटी मार्केट से जो है खींच लिया जाता है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कम करने से, तो क्या होता है महंगाई नियंत्रित हो पाती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे भारत में मुद्रास्फीति के साथियों बात कर रहा था, इसको तो हम लोगों ने डील ही नहीं किया। पूछा गया है इसमें किसको मापा जाता है, मापा किसको जाता है? तो जो थोक मूल्य सूचकांक होता है इसके द्वारा इन्फ्लेशन को मापने का कार्य किया जाता है और इसे कंट्रोल करने का काम जो है वह आरबीआई करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो इसे लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान यह माप तौल की जो है व्यवस्था इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 12। हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसके द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था? इस मिशन का नाम था साथियों लूना 25, ऑप्शन नंबर बी, और यह साथियों असफल हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जो है वह एलेसेंड्रा कोरब को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर के द्वारा आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था और यह जो है साथियों जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 मिला था उनका संबंध जो है वह ब्राज़ील से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो यह संभाले थे गुलजारी लाल नंदा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई थी। पंडित
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मौत हो गई थी उसके दौरान जो है एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने पदभार ग्रहण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी और तब इन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हुई थी 11 जनवरी 1966 को, तो फिर एक बार और इन्हें जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें इन पद पर नियुक्त किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वह संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। संविधान की अगर बात करें 368 का, तो संविधान में आप इसके तहत संशोधन करने की जो है वह अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो यह 3 प्रकार से होती है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा 2/3 बहुमत से, और तीसरा जो होता है वह 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी होना चाहिए। इस माध्यम से भी जो है संशोधन होता है। वित्त आयोग के गठन का जो है वह अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है वित्त आयोग का गठन। संविधान का अनुच्छेद 352 उसके अनुसार देश के संपूर्ण या कुछ आंशिक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तथा उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, उन दोनों के रिक्तता के समय में, यानी कि दोनों का पद जब रिक्त हो उस समय में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, वह जो है इस पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, वहीं इस पदभार को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? भारत के राष्ट्रध्वज को साथियों 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 1907 में आपको स्मरण होगा कि विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है वह स्टुटगार्ट में फहराया गया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था और भारत का राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को इसमें क्या किया था? सम्मिलित किया था, एक्सेप्ट किया था। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और झंडा पर तदर्थ समिति का जो अध्यक्षता किया गया था उसके अध्यक्ष बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते जो है एक राष्ट्रीय वाक्य है जो कि आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रगान के रूप में ये भी नहीं सही है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यह जो है एक राष्ट्रीय वाक्य है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959 में। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 15 सितंबर। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में खुला था 1978 में। बिहार की अगर बात करेंगे बिहार के संदर्भ में तो यह खुला था 1978 में। 1978 में खुला था मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हाल ही में चर्चा में रहा देश यूक्रेन, उसकी राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। ऑप्शन नंबर बी। यूक्रेन क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 21, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है उस पुस्तक को अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह है यांगटी से क्यांग। देखिए एशिया के संदर्भ में पूछा गया है सबसे लंबी नदी, तो यह यांगसी ट्यांग जो है
वह नदी कहाँ पे स्थित है? यह तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके मिल जाती है, वहीं पे जाके यह गिरती है। यांगटी सियांग नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और साथियों चीन की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कहाँ की है? चीन की सबसे बड़ी नदी है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सी लंबी है? सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा जो है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी गंगा की अगर बात करें तो इसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। और विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो नील नदी है, जो कि आपका विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसकी अगर कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 6690 किलोमीटर। 6690 किलोमीटर नील नदी की कुल लंबाई है। प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? जैसे गर्म जलधारा हुआ करती है, ठंडी जलधारा पूछा गया है कि इसमें से ठंडी जलधारा कौन सी है? तो यह आपका लेब्राडोर जो है वह साथियों, लेब्राडोर की जो धारा है वह ठंडी जलधारा है, जबकि आपका गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, यह जो है आपका गर्म जलधारा है। प्रश्न संख्या 24, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ अन्य महिलाएं भी थी। जैसे अगर बात करें, प्रश्न पूछा जाएगा कि देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो वह आपका श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर थी। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, यानी कि हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला वह लीला सेठ थी। इसके अलावा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वह कर्णम मल्लेश्वरी है। इस तरीके के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साथियों कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह इंदिरा गांधी थी। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा, पहली महिला राजदूत के बारे में पूछा गया है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो कुल साथियों 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारतीय संघ का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, उसका अक्षांशीय अगर विस्तार की अगर बात करेंगे, उसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। उसके अलावा जबकि मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे, जो दक्षिणतम छोर पड़ता है कन्याकुमारी, जिसे केप कोरिन भी कहते हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। इसके अनुसार आप देखेंगे तो कुल साथियों यहाँ पे 2 डिग्री अक्षांश का उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप जो है वह शामिल नहीं है। मरकत द्वीप जो है वह अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अभी प्रश्न में क्या कह रहा था, लक्षद्वीप समूह में कौन शामिल नहीं है, तो मरकत द्वीप। और मरकत द्वीप आपको है कहाँ पे, तो यह अंडमान द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप समूह उसके उत्तर में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो यह साथियों बेलगांव अधिवेशन था 1924। और आपको यह स्मरण होगा भी कि एकमात्र यही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन जो था, इसकी अध्यक्षता की थी। 1920 में कांग्रेस में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था
वह कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था इन दोनों के मध्य 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो था उसने राज्य पर अधिकार कर लिया था और अपने आप को पूरे स्वामित्व पर जो है उसका मालिक समझने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। इसके बाद जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और मेगास्थनीज जो था साथियों वह सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत हुआ करता था और उन्हें उसने ही यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और आप जानते हैं साथियों मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखा गया है उसमें जो कि इसका नाम है साथियों इंडिका, और इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें पूरा डिटेल्स दिया है। इंडिका जो है वह मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में साथियों कह रहा है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। अब देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी इसमें क्या रखा है कि इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, तो यह सही है। 80 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है इसकी खेती के लिए लाभदायक होता है। तापमान की अगर बात करें साथियों तो कह रहा है तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। इतनी ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए अनुकूल तापमान की अगर बात करेंगे 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, है ना, तापमान अगर रहेगा तो इसके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से गलत है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। तो आप जानते हैं कपास काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा ऑप्शन डी में कह रहा है कि इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्म है, यानी कि एक वैरायटी है इंदौर 2 और सुजाता तथा मालवी, यह जो है कपास का एक क्या है, वैरायटी सब है, उसका नस्ल सब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। इसके लिए अगर कोई ओलंपिक में साथियों गोल्ड जीतते हैं, गोल्ड अगर जीते हैं तो उन्हें 2 करोड़, अगर सिल्वर जीतते हैं, सिल्वर मेडल अगर जीतते हैं तो 1.5 करोड़, और साथियों अगर वह ब्रॉन्ज मेडल जिसको कांस्य पदक साथियों कहा जाता है, तो अगर ब्रॉन्ज जीतते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए जो है वह राशि प्रदान की जाएगी। तो यह बिहार सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसके लिए इन्होंने घोषणा की है। प्रश्न संख्या 31। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम जो है वह आपको राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का यह शासक हुआ करता था। 814 से 78 के दौरान यह क्या था, इनका टाइम ऑफ पीरियड था शासन का। 814 से 78 के मध्य इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। प्रश्न संख्या 32। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो उनके बीच तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यह तराइन का द्वितीय युद्ध जो था साथियों यह लड़ा गया था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच भी लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित हो गया था। और द्वितीय युद्ध में साथियों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन हुआ करता था? तो जब अकबर ने 1569 में कालिंजर विजय किया था, कालिंजर फतह किया था, तो उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी। यह हुआ था घटना 1569 में, जैसा कि प्रश्न में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? साथियों राष्ट्रपति जो है अगर हम बात करेंगे तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं, महान्यायवादी की यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करती है। लेकिन साथियों लोकसभा का अगर बात करेंगे, लोकसभा का विघटन का अगर बात करेंगे तो यह सब भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इनकी प्रशासनिक शक्तियों में यह शामिल नहीं होता है। तो यह किस शक्ति में है? लोकसभा का विघटन जो है वह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है।
विधायी शक्ति अलग होती है और प्रशासनिक शक्ति जो है वह अलग होती है। तो प्रश्न में कह रहा था कि राष्ट्रपति का प्रशासनिक शक्ति कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन साथियों अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है बी है, वह आपका विधायी शक्ति हो जाएगा, जो कि लोकसभा का विघटन करने की जो शक्ति मिली है राष्ट्रपति को, वह इसका प्रशासनिक शक्ति न होकर विधायी शक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं ऐड कर लिया है। जल्दबाजी में हम प्रश्न में नहीं को छोड़ देते हैं, सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। प्रश्न में कह रहा है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, आर वेंकटरमन, एम हिदायतुल्ला निर्विरोध जो है वह चुने गए थे। और साथियों अगर हम बात करेंगे एम हिदायतुल्ला के अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह चुने गए थे, और आर वेंकटरमन साथियों यह निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। वह जो थे वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है वह साथियों निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो यह अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करें तो यह 84वां संविधान संशोधन 2001 था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक के लिए अपरिवर्तनीय यानी कि अनचेंजेबल कर दिया गया है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 99वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायक बनूं। यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जब गरम दल और नरम दल है ना, गरम दल और नरम दल इन दोनों में विघटन हो गया था, विभाजित हो गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई अब क्या हो, कांग्रेस टूट रहा है, लड़खड़ा रहा है, और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसका क्या कर दूं, इनको मतलब कंप्लीट ख़त्म कर दूं, इनके निधन में, यानी कि यह जो कांग्रेस का विघटन होगा उसमें मैं सहायक बनूं। ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था। और जब राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी की स्थापना हुई थी साथियों 1885 में, ठीक है, तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो है वह गवर्नर जनरल हुआ करता था। लॉर्ड डफरिन। प्रश्न संख्या 38। मीन केम का लेखक कौन था? मीन केम की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। मीन केम का मतलब है मेरा संघर्ष, और इसको लिखा गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। ऑप्शन में हिटलर है तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है, यानी कि नहीं छूता, उससे टच में नहीं है बांग्लादेश से। अगर हम बात करेंगे तो साथियों त्रिपुरा जो है वह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और प्रश्न में कह रहा है कि कौन इससे नहीं छूता है, यानी कि कौन इससे नहीं लगता है। तो ऑप्शन में नागालैंड दिया हुआ है साथियों, वह बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। त्रिपुरा 3 ओर से लगा हुआ है। और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे साथियों तो यह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर, 16 दिसंबर और 1971 तक पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। किस वास्तुकला का पालन, यानी कि शैली की अगर बात करें, यह अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, पूछ रहा है उसमें किस वास्तुकला शैली का जो है उसमें उपयोग किया जाएगा? तो यह वास्तुकला शैली है नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली का जो पालन है वह अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा, इसी पद्धति के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका अनुवाद किया था मौलाना शोरी ने।
राजतरंगिणी नामक एक ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद मौलाना शौरी ने किया था। राजतरंगिणी को कल्हण के द्वारा लिखा गया था, कल्हण, ठीक है। राजतरंगिणी जो है उसको कल्हण ने लिखा था। राजतरंगिणी भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। कल्हण ने राजतरंगिणी में प्राचीन कश्मीर का इतिहास के बारे में उसमें जिक्र किया है। प्रश्न संख्या 42, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी निम्न में से इनमें से कौन है, यानी कि किस खेल से जो है ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया था। तो यह साथियों शूटिंग से जीता गया था, ठीक है, शूटिंग के क्षेत्र से। और यह स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जो है वह अभिनव बिंद्रा ने जीता था, अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में बीजिंग में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA कहा जाता था, है ना, उसको बाद में साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA कर दिया गया था। तो साथियों प्रश्न में कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA के संस्थापक कौन थे, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सयाल, ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में यानी फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा था, यानी कि यही HRA साथियों HSRA के रूप में बदला था 1928 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है साथियों भारत। 2 जुलाई को कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष यानी कि फंड को बढ़ावा देने के लिए भारत अभियान शुरू किया गया है। भारत की अगर बात करेंगे बोले तो इसका बैक्स हेराल्डिंग एक्सलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र है, पूछा गया है कि यह जो क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र, वहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति कौन है। तो वहाँ पे साथियों बूसमैन नामक जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल के संदर्भ में यह प्रश्न कह रहा है कि वहाँ पाई जाने वाली जनजाति कौन है। तो यह साथियों बूसमैन जनजाति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो यह विंध्य के द्वारा, विंध्य पर्वतमाला जो है वह व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। और विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु की बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की, तो सबसे उच्चतम बिंदु है अमरकंटक। प्रश्न संख्या 47, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राजकुमार शुक्ल, जिनका अगर बात करेंगे कि यह साथियों चंपारण में इन्होंने ही गांधी जी का ध्यान वहाँ पे खींचा था और काफ़ी अनुग्रह विनय रिक्वेस्ट करने के बाद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए तैयार हुए थे। वहाँ पे जो है किसानों की स्थिति दयनीय थी, नील आंदोलन वहीं पे हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वहीं पे राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी को एप्लीकेशन दिया था, बहुत सारा निवेदन किया था। उसके बाद इनके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए तैयार हुए थे। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह राजकुमार के सहयोग से ही, राजकुमार शुक्ल के सहयोग से ही यह संभव हो पाया था। और यह कब हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न है, यह 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और इन्हीं के साथियों सम्मान में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को
प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी जो है कई वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, उसके बाद वह भारत लौटे थे और इसी के लिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक एबेंडन द पुअर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, इस पुस्तक को मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 49, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसके द्वारा यह जो अमृत भारत स्टेशन योजना है साथियों, उसके द्वारा कुल 1309 रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाएगा। इसके लिए चिन्हित इन्हें किया गया है। पहले चरण में साथियों 508 रेलवे स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। डेवलप जो है पहले चरण में, फर्स्ट चरण में, और उसके बाद साथियों कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो यह 1309 रेलवे स्टेशनों को डेवलप करने के लिए चिन्हित किया गया है, यानी कि उनका एक लिस्ट तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 50, किस वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में आर दिनेश को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, आर दिनेश, जो कि एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष के रूप में उन्हें 2023 से 24 के लिए अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं। साथियों, प्रश्न में कह रहा है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, जब आप नीचे पानी में डाउन करते हैं तो पानी जैसे जैसे उसमें भरती जाती है तो विभिन्न प्रकार की उसमें क्या होती है, आवाज़ें निकलती है पानी सुराही में जो इन करती है उस दौरान। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है साथियों अनुनाद। ऑप्शन नंबर सी, जैसे जैसे सुराही बढ़ेगी तो उसमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। अनुनाद जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित प्रणोदित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इसे ही अनुनाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 52, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है मनुष्य में? तो सबसे ज़्यादा साथियों प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है वह सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या होता है, ज़रूरत होती है इंसान के लिए। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है साथियों वह प्रोटीन से द्वारा निर्मित है, यानी प्रोटीन का बना हुआ है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है और ऊर्जा और शरीर के मरम्मत इन दोनों के लिए के ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह साथियों आर्सेनिक है ना। आर्सेनिक का यूज जो है वह ठोस अवस्था वाले जो उपकरण होते हैं उसमें अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। प्रश्न संख्या 54, एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? अब देखिए कई सारे यहाँ पे स्टेटमेंट है, पूछा गया है एक्वा रेजिया के बारे में, इसमें कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्वा रेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आप याद भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि सही है, इसको याद रखेंगे। हर एक ऑप्शन जो आपका सही है वह आपके लिए क्या हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। एक्वा रेजिया क्या करता है कि नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है और एक्वा रेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक्वा रेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोटक संभाव्यता वाला होता है, यानी कि एक विस्फोटक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से सही है। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:2 का अनुपात होता है, यानी कि इसके मिश्रण का अनुपात रेशियो की अगर बात करेंगे तो यह 3:2 का मिश्रण होता है। साथियों 3:1 का मिश्रण होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3:2, तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 55, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव के द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे साथियों एंजाइम के रूप में जानते हैं, एंजाइम के नाम से। जब कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, जिससे आपको डिस्क्राइब जो किया जा रहा है उसका तरीका, समझाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को साथियों अधिक से अधिक क्या करेंगे? शेयर करेंगे और साथ ही साथ लाइक करेंगे। बेल आइकन को यहाँ पे साथियों प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल होगा, वहाँ उसे ऑन कर देंगे ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में हम आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे विटामिन ए की साथियों तो वह गाजर में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम का प्रतिपादन किया गया था फजन एवं सोडी के द्वारा। रेडियो सक्रियता के जो वर्ग विस्थापन का नियम है, इस नियम को फजन एवं सोडी ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 58, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक आप सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जूल दिया हुआ है, बाद बाकी यहाँ पे अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। ऊर्जा का जो है मात्रक है वह जूल है। प्रश्न संख्या 59, रक्त संचरण संबंधी खोज की अगर हम बात करेंगे तो यह किसके द्वारा किया गया था? इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने। रक्त संचरण संबंधी खोज का जो जनक है विलियम हार्वे हैं। रक्त समूह की खोज की अगर बात करेंगे, देखिए संचरण संबंधी खोज अलग हो गया और रक्त समूह की अगर बात करें, जैसे होता है ना ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, यह अलग अलग ग्रुप समूह की अगर बात करेंगे तो इसका किया गया था खोज लैंडस्टीनर के द्वारा। लैंडस्टीनर के द्वारा। अगर प्रश्न को अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? रक्त संचरण का, इसका खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। और साथियों यहाँ पे रक्त समूह की अगर बात करेंगे उसका खोज किया गया था लैंडस्टीनर के द्वारा। और प्रथम बाईपास सर्जरी की अगर बात करें तो यह कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। प्रश्न संख्या 60, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन बोले तो भाप इंजन। तो भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट। जेम्स वाट ने 1825 में स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 61, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो सबसे इसका मुख्य भाग जो होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य भाग अगर बात करेंगे, मुख्य प्रकार, वह स्टार्च जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करने का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न संख्या 62, किस रक्त समूह में यानी कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो साथियों जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वह किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, तो उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ यानी कि जो भोज्य पदार्थ के का जो उसके पोषक तत्व होते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों एसिमिलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी उसके जो पोषक तत्व होते होंगे उसमें प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64, अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? अल्टीमीटर का यूज जो है वह भूतल से हाइट यानी कि ज़मीन से ऊंचाई को नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? इनमें से कौन सा आयन जो है वह कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक का भाग है या सम इलेक्ट्रॉनिक है? अब साथियों यहाँ के इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन प्लस आयन है ना, वह कार्बन परमाणु के
सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब की अगर बात करें तो साथियों यह बनाया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का क्या कार्य होता है, देखिए वस्तु की सभी स्थितियों के लिए जितने भी उसका पोजीशन होगा सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा जो है प्रतिबिंब बनाने का कार्य होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब इसे अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को एक साथ गर्म किया जाता है तो साथियों अमोनिया इससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इससे प्रतिकर्षित किए जाने की जो परिघटना होती है उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे माइसनर प्रभाव कहते हैं। माइसनर प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की ओर यानी कि चुंबकीय का जो क्षेत्र होता है उसके तरफ किसी वस्तु का अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण हो, उसके तरफ खींचे, इसके बजाय इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाए, प्रतिकर्षण हो जाए, इस परिघटना को माइसनर प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप के निम्नलिखित संबंध इसमें से क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे C यानी कि सेल्सियस C/100 और A4 फ़ारेनहाइट -32, ठीक है, 180 यह बराबर है इसके। और साथियों यहाँ पे R/80 यह क्या है, एक दूसरे के तीनों जो है वह एक दूसरे के बराबर है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। इसमें से पूछा गया है कि जो हार्मोन है दिया हुआ उसमें से किस हार्मोन की जो है वह प्रकृति जो क्या होती है, रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड की होती है। तो यह है कॉर्टिसोल। ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिसोल हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड की होती है। यह जो है वह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की श्रेणी का हार्मोन होता है। स्टेरॉयड की अगर हम बात करेंगे तो यह शक्तिवर्धक दवा है। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे रेसलर या बहुत सारे बॉडी बिल्डर स्टेरॉयड का सेवन करते हैं ताकि अपने मसल्स को अधिक ग्रोथ करवा पाए, अधिक दिखा पाए, है ना। तो ऐसे करने के लिए स्टेरॉयड जो है एक शक्तिवर्धक दवा होती है। इसका खिलाड़ी भी इसका यूज़ करते हैं। यह मनुष्य के शरीर में एड्रिनल ग्रंथि के जोना फेसिकुफेटा से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। दाब तथा आवेग की बीमाएं क्रमशः क्या हैं। तो यह बीमाएं हैं ML। देखिए साथियों इसे सॉल्व करना पड़ता है, इसे रट्टा मार के आप याद नहीं कर सकते। इसका आंसर होता है ML टू द पावर -1 T टू द पावर -2, ठीक है, तथा दूसरा होता है ML T टू द पावर -1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया हुआ है पूछ रहा है कि इसमें से सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत इसमें से कौन आता है। तो यह साथियों जेलीफिश है। जेलीफिश जो है वह सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। यह जलीय जीव है। इसके शरीर में 2 प्रकार की परतें लेयर पाई जाती है। परत को लेयर कहते हैं। 2 प्रकार का लेयर पाया जाता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। इसकी कुछ जातियाँ जो है वह केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। स्कार्पोप्लाज्म, ठीक है, स्कार्पोप्लाज्म की अगर बात करेंगे तो यह क्या है। तो साथियों यह जो है रेखित मांसपेशी यानी कि स्ट्रिप्ड मसल जो है इसकी अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। यह स्कार्पोप्लाज्म की अगर बात करेंगे तो यह सार्कोप्लाज्म, स्कार्पो नहीं साथियों, सार्कोप्लाज्म, यह रेखित मांसपेशी यानी कि स्ट्रिप्ड मसल की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। इसकी उत्पत्ति जो है वह भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। हमारे शरीर का 40 से 50% भाग का निर्माण पेशियों के द्वारा होता है। और साथियों मांसपेशी को वेसीय फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74।
उपास्थि होती है, उपास्थि जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वह उपास्थि क्या होती है? तो साथियों सघन तरल उत्तक यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यह उपास्थि यानी कि कार्टिलेज जो होता है क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है, इसमें कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। अस्थि जो होता है यानी कि अस्थि ओसिन वह प्रोटीन का बना होता है। प्रश्न संख्या 75, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक यानी कि F4 फैराडे नियतांक क्या है? तो साथियों यह है आपका F बराबर W/Z। अगर हम एक फैराडे की अगर बात करेंगे, एक फैराडे की, तो यह साथियों 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है, कूलम्ब के बराबर होता है। साथियों इस तरीके से सेट नंबर 7 के सभी करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें सेट नंबर 7 के यानी कि इसी सेट के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, आपके एक लाइक से साथियों मोटिवेशन होता है और बेहतर करने की इच्छा प्रबल होती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।